नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज दोस्तों कुंडली में 8th हाउस में शुक्र जिनका भी बैठा है, आज का जो वीडियो है मैं उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि पूरे यूट्यूब में 8वें घर के शुक्र को लेकर एस्ट्रोलॉजर्स ने इतना ज़्यादा डरा रखा है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों के दिमाग में डाली हुई है। जो भी मेरे को मिलता है या 8th हाउस का शुक्र सुनते ही वो कांपने लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया। जैसे कि पता नहीं मर जाओगे या कोई बहुत ज़्यादा लाइफ खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 8वें घर के शुक्र की पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या एक्चुअल में होता है और किन किन परिस्थितियों में होता है और किन किन परिस्थितियों में वो चीज़ें नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपकी सभी की नॉलेज के लिए बता दूं कि यही टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि इस टॉपिक ने मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल किया। इस 8th हाउस के शुक्र ने मुझे सब कुछ दिया और जो कुछ भी छीना वो भी इसी प्लेनेट ने छीना। तो इसकी मैं आपको पूरी आज एनालिसिस बताने वाला हूँ कि 8वें घर का जो शुक्र है ये वास्तविकता में करता क्या है। क्योंकि जब मेरी कुंडली में जब मैंने देखा कि बहुत सारी जब लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, तो उस समय की बात है, मैं जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता था तो वैदिक वाले जब मुझे बताते थे तो वो ये बोलते थे कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है शुक्र पर, बहुत अच्छी दृष्टि होती है। तो बृहस्पति एक अच्छा प्लैनेट है। और जब लाल किताब को मैंने जब स्टडी किया तो उसमें जाके पता चला कि 8वें घर से मेरा जो शुक्र है वो मेरे बृहस्पति पे दृष्टि डालता है। यानी कि एक देवगुरु और एक दैत्यों का गुरु। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्ट्रांग होकर बैठे हैं। 8वें घर का शुक्र ने ही मुझे सारे तंत्र मंत्र का ज्ञान, जितना भी मुझे आध्यात्मिक नॉलेज दिया, टोटल जो ये मेरे को आज मिला है वो मेरे अष्टम भाव के शुक्र की देन है। अब इसमें शुक्र मेरा शत्रु राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। शत्रु राशि में होते हुए वो मेरे पर क्या मेरे जीवन पे प्रभाव डालेगा और क्या वो नहीं डालेगा, इसके साथ और कौन कौन से प्लैनेट मुझे देखने पड़ेंगे कि मेरी लाइफ में मेरे जो प्रेम संबंध है या मेरी पत्नी के साथ मेरा कोई संबंध है, मेरा जो स्पाउस है, मेरा रिलेशन कैसा बनेगा। अगर आपको जब भी ये चीज़ें देखनी है कि अपनी लव लाइफ को जब भी आपने देखना है या अपनी मैरिड लाइफ को आपने देखना है और लव लाइफ आपकी मैरिड लाइफ में कन्वर्टेड होगी या नहीं होगी, ये सब भी आपको जो है देखना पड़ेगा। आप सभी को पता है, जब भी आपको अपना कोई लव अफेयर देखना है कि वो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या ब्रेकअप होगा, क्या चलेगा, कितने टाइम चलने के बाद आपको पेन दे के जाएगा या क्या करेगा, उसके लिए आपको देखना है अपनी कुंडली का 5वां घर, पंचम भाव आपको देखना है। और पंचम भाव में जो प्लेनेट है या पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव में कोई भी नंबर लिखा है, मान लो पंचम भाव में लिखा है 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर का स्वामी आपका शुक्र हो गया। तो अगर शुक्र वहां पर लिखा है तो अब वो शुक्र अगर आपका 7th हाउस में आ गया, यानी कि पंचमेश जब आपका 7th हाउस में आकर के बैठ जाएगा, और भाग्य भाव होता है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस में कोई बहुत अच्छा प्लेनेट बैठा है, यानी कि आपके भाग्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। लव अफेयर 5वें से बनता है और पत्नी 7वें घर से आती है। तो जो लव अफेयर वाली पत्नी है, जो लव अफेयर वाला जो प्लेनेट है जो पंचम भाव में बैठा है, अगर वही प्लेनेट अगर 7th में होगा तो आपकी लव मैरिज होने के 80% चांस होंगे। अगर भाग्य भाव कहीं से पीड़ित हो रहा है, भाग्य भाव पर दिक्कत आ रही है, तो लव अफेयर तो बन सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो शादी हो या शादी होकर के टूट जाए। वो प्रॉब्लम बाद में आपको आ सकती है। आ सकती क्या है, वो आएगी ही आएगी अगर पंचम भाव में कोई भी खराब प्लेनेट बैठा है तो मैंने आपको पहले भी कितने सारे वीडियोस में बताया कि मैं आज अपनी कुंडली के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये कंफ्यूज ना रहें कि प्रॉब्लम सिर्फ जो है आम आम सब लोगों को आती है, जो साधना करते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। मेरे 5वें घर में राहु बैठा है। राहु बहुत प्रबल प्लेनेट है, आप सभी जानते हैं। राहु जहां बैठ जाए तो लोग राहु के नाम से ही डरते हैं कि जिसको पता है उनकी कुंडली में राहु खराब है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। धीरे 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 करते करते 2 4 5 10 साल जब राहु इतनी ज्यादा मार मारता है एक व्यक्ति को, तो धीरे धीरे व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये तो मेरा भाग्य है, ये तो मेरे जीवन में लिखा ही हुआ है, ये तो मेरे साथ होना ही है। फिर राहु को उच्च करने के लिए कितने सारे उपाय होते हैं। राहु को अच्छा करने के लिए, राहु को शुभ करने के लिए, या राहु के जो नकारात्मक फल हैं उनको अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हमें करने पड़ेंगे।
पर फिर भी क्या राहु पंचम भाव में अगर बैठ गया तो क्या सिर्फ हमारे प्रेम संबंध को ही खराब करेगा? नहीं, वो हमारी संतान में भी दिक्कत करेगा, संतान होने में बहुत देर करेगा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत करेगा, हमारा जो सारा आध्यात्मिक नॉलेज है वो भी वहां पर बैठ करके वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी करेगा ही करेगा। क्योंकि राहु पंचम से भाव में बैठ करके हमारे बहुत सारे प्लेनेट को देखेगा, हमारे नवम पे भी दृष्टि डालेगा। यानी कि पांचवें में अगर राहु बैठ जाता है तो वहां से ठीक सीधा वो सामने हमारे 9th हाउस को देखेगा, जो हमारा भाग्य है। जब वो भाग्य को बिगाड़ेगा, यानी कि जो चीज अपने आप किस्मत में आने लगे, जो चीज हमारे अपने आप हमारे भाग्य, कहते हैं किसी का भाग्य बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे भाग्य वाले प्लेनेट पर ही जब राहु की दृष्टि होगी तो भाग्य साथ नहीं देगा, यानी आपके जीवन में वो संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब वहां पर ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं। मेरे जीवन में मैंने इतना संघर्ष किया है, मुझे याद है मैं बसों में जाता था डोरमेट्स का सैंपल उठा के, और पूरे इंडिया में घूमता था बसों में जाकर के, लोगों की शॉप पे जा जाके मैं एक एक डोरमेट बेचता था। तो जाकर के मेरे को धीरे धीरे वहां से ऑर्डर लेके आना, फिर तो 3-4 महीने बाद उनसे पेमेंट लेके जाना, बहुत हार्ड वर्किंग लाइफ मेरी रही। वो सब राहु के कारण मेरे इतने करोड़ों रुपए बाहर बिजनेस में डूब गए। ये सब कुछ राहु ने किया, अपना राहु ने सारा काम किया। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे 5वें घर में राहु बैठा है। पर जिस दिन मैं हताश हो गया, मेरे को लगा कि यार मेरी तो 20 साल की उम्र हो गई है, और जब भी मैं कोई भी काम शुरू करने जा रहा हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करता जा रहा है। यानी कि मेरा क्या हो रहा है, ये मेरे साथ, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों नुकसान हो रहे हैं? तो एक दिन मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मैंने अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने मेरे को सीधा पहला क्वेश्चन क्या किया, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा मेरा बिजनेस में मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा, मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मैं जो भी काम करता हूँ मेरा कोई काम फलित ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, आज के बाद जिंदगी में कभी उधार का काम मत करना, किसी को क्रेडिट पे कुछ मत देना, क्योंकि तुम जिसको भी उधार दोगे वो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। मैंने कहा ये क्या मतलब है? मेरे दोस्त हैं, मेरे कोई बिजनेस में, हमारा तो काम ही उधारी का है। तो हमारा तो कह रहा नहीं, तुम अगर उधार दोगे तो तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा, नहीं दोगे तो चल जाएगा, अपने आप चल जाएगा। मैंने कहा एक कमाल की बात है, उधार देने से ये भी होता होगा। तो फिर मैंने वो उपाय वैसे किया, और उन्होंने मेरे को राहु के कुछ उपाय बताए, जो सारे मैं करना शुरू कर दिए। मैंने कम से कम 500 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को पैसे दे दे के मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ले करके इतने सारे उपाय मैंने उस वक्त मैंने करना शुरू कर दिए कि जो मुझे जो बताता था तो मैं वो करता था। मैंने हार नहीं मानी। तो ये प्लेनेट मेरे को चाहे कुछ भी करे, अपने रिजल्ट जरूर देता है। फिर लगी मेरी राहु की महादशा। राहु की महादशा जब आती है तो वो 18 साल की होती है। अब कहते हैं जब राहु किसी का कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, अब पंचम भाव में राहु जो होता है वो केंद्र त्रिकोण का राजा भी है। केंद्र त्रिकोण कौन सा होता है? जो हमारा लग्न भाव पहला भाव होता है, 5वां और 9वां, इन तीनों भावों में जब राहु बैठता है तो भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स दे दे, मगर यहाँ पर बैठ करके राहु की एक बहुत बड़ी शर्त है, ये आपको एक ना एक दिन मिलियनेयर बना देता है। ये आपसे चाहे संसार की कितनी भी चीजें आपसे छीन ले, मगर यहाँ पे बैठकर आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बनाता है। यहाँ पर बैठकर आपकी जो रिसर्च है वो इतनी गहरी कर देता है, इतनी चोट मारता है व्यक्ति को कि व्यक्ति चोट खा खा के वो इतना मजबूत चट्टान बन जाता है कि फिर उसको बड़े से बड़े जो गम उसकी जिंदगी में आते हैं तो वो भी उसको वो स्वीकार लेता है। और अभी तो मेरी राहु की दशा के 5 साल पड़े। अब राहु की दशा में लाल किताब कहती है कि राहु देता क्या है? राहु देता है 3 चीजें। एक वीराना। वीराना मीन्स आपका कोई अपना नहीं होगा, यानी कि कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। जो भी आपकी किस्मत में आएगा, जो भी लोग आपके पास आएंगे, वो कुछ टाइम आपके साथ रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपसे अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करेंगे। और जब उनको लगेगा कि आपका स्वार्थ नहीं सध रहा, यानी कि राहु पंचम करता क्या है? वो आपको झुकना नहीं सिखाता, वो आपको स्वाभिमानी बनाता है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन पे फोकस के प्रति एक अटल चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। और जब आपके उसूल उनकी इच्छाओं के आड़े आते हैं, ये बात को समझना, जब आपके असूल, आपके आने वाले जितना भी आपका समाज होगा, जब उस समाज के इच्छाओं के आगे आपके असूल आते हैं तो वो लोग आपसे कट जाते हैं। यानी उनको लगता है कि यहाँ हमारी दाल नहीं करने वाली, ये बंदा हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाला, भाग लो। तो इसका मतलब जब आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि जब आप अपने असूलों पे चलते हो, क्योंकि राहु कहता है कि जो सही है वो सही है, और जो गलत है उसको वो इतने डंके की चोट पे उस बात को गलत मानता है कि वो जो है भ्रमित भी कर देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज और आती है
कि राहु पंचम भाव में भ्रमित करता है, यानी हमेशा दो डिसीजंस रखेगा आपके दिमाग में, यानी कि ये काम मैं करूं या मैं ना करूं। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, कि मतलब हमेशा ही मेरे सामने दो परिस्थिति होती है कि ये बंदा मेरे साथ, कोई भी इंसान मेरे को जीवन में आता है कि ये मेरे साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मैं पहचान नहीं पा रहा, मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं। ये कर्म मैं करने जा रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस खोलने वाला हूँ, मैं कोई नई डील करने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, कोई नया काम खोलने जा रहा हूँ, करूं ना करूं, ये हमेशा जो स्थिति है ये राहु बना करके रखता है। तो गुरुजी ने कहा इसका एक ही उपाय है कि 2 दिन के अंदर तूने या तो कर लेना है या उसको छोड़ देना है। तो ये उपाय जब मेरे को मिला तो मैंने अब उसके बाद क्या किया, मैं 2 दिन नहीं किया, मैंने उसको 1 महीने तक सोचा, थोड़ा और डीप रिसर्च। जैसे राहु जब अच्छा होगा, शुभ राहु होगा, केंद्र त्रिकोण में राहु शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। हाँ, जिस भाव में वो बैठा है वहां के फल वो जरूर वहां पे प्रॉब्लम जरूर करता है, मगर वहां से वो बहुत कुछ जो और ग्रहों को देता है और प्लैनेट्स को जो देता है, ये हम अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आपको। ठीक है, तो वहीं से बैठ करके जब राहु को हम ऊर्जान्वित करते हैं, राहु की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जब हम किसी चीज के निर्णय पे आते आते जब उसके बारे में बहुत ज्यादा हम सोच विचार करते हैं, अब वहीं पर मेरा सौभाग्य क्या रहा कि वहां पर चंद्रमा भी 5वें घर में बैठा। अब चंद्रमा को 5वें घर में कहेंगे तो चंद्रमा तो ग्रहण लग गया, राहु का ग्रहण लग गया चंद्रमा को, यानी मन पीड़ित हो गया बंदे का, मन हमेशा दुखी रहेगा, मन हमेशा परेशान रहेगा। आपको लगता है कि मेरा मन कभी दुखी होगा? मैं जब खुश होता हूं तो मैं इतना खुश होता हूं कि बहुत ही खुश होता हूं, क्योंकि मेरा चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। चंद्रमा मेरा मंगल में, राहु मंगल की राशि में बैठा है, और पर चंद्रमा भी तो मंगल में बैठा है ना, मेष में बैठा है। तो इस वजह से चंद्रमा मेरा वहां पर बहुत अच्छा है। 5वें घर का चंद्रमा चंचल तो होता है, आपकी कुंडली में किसी के भी अगर 5वें घर में चंद्रमा हो और वो शुभ होकर के बैठा हो, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पाप की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह की, तो चंद्रमा वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे तो राहु अपना फल आपको खराब देगा ही नहीं। और राहु के लिए कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी की भक्ति कर लो, अरे हम तो शुरू से ही हनुमान जी के भक्त रहे और भोलेनाथ के भक्त रहे, तो राहु ने हमारे को आज तक दिक्कत नहीं दी। हमने कितनी बार हमने हनुमान जी के 40-40 दिन के व्रत रखे, मंगलवार के व्रत किए, हनुमान जी की भक्ति शुरू बचपन से ही करते रहे, तो हमारे को राहु ने उस चीज तरह से वो दिक्कत दी ही नहीं। अब यहां से मैं बात कर रहा हूं 8वें घर के शुक्र की। अब शुक्र की जब दशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है और 8वें घर में आपका शुक्र बैठा है, ये इस वक्त मेरी दशा करंट चल रही है। तो ये दशा में जब शुक्र राहु की दशा में आएगा, महादशा राहु की चल रही हो और शुक्र उसका जो शुक्र का पीरियड आएगा करीबन 3 साल का वो पीरियड होता है, तो उस वक्त और भी प्लेनेट के जो बनते हैं उसके अंदर, जैसे दशा में अंतरदशा आती है, फिर प्रत्यंतर दशा आती है, प्राण दशा आती है, ऐसे बहुत सारी 4-5 तरीके की उसमें दशा होती है, जो पर दिन की भी आपको पता है कि आज दिन में कौन सा ग्रह मेरा इस दशा में मेरे साथ चल रहा है, आज मेरे साथ क्या हो सकता है, आप ये भी देख सकते हो। या 2 महीने बाद मेरा क्या कार्य हो सकता है, कहाँ कहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती है, किस किस तरह का मुझे वहां पर उपाय कर लेना है। ये जब आप अपनी दशा अंतरदशा जब देखना पूरी तरह सीख जाओगे, तब आप अपने उपायों को चेंज कर सकते हो कि आज मैंने ये उपाय कर रहा है, अब कल मुझे ये करना है, फिर मुझे आगे ये कितने दिन तक ये नहीं करना। और जब आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा अष्टम में शुक्र है और दूसरे भाव में बृहस्पति है, तो लाल किताब नहीं मानती कि दूसरे घर से शुक्र को बृहस्पति देख सकता है, नहीं देख सकता। और वही चीज मैंने अपनी कुंडली में फील करी जिस दिन मैंने लाल किताब और वैदिक को जब सामने रख के उनका कंपैरिजन करना शुरू किया। मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी आप सच बताओ कि आप वैदिक को मानते हो या लाल किताब को मानते हो। तो मैंने कहा कि उपाय तो जो है मैं सारे जितने भी हैं वो लाल किताब में लेकर आता हूँ, पर जब लाल किताब का उपाय मैं क्लियर देख रहा होता हूँ कि इस कुंडली पे काम नहीं करेगा, तो फिर वहां पर वैदिक में कुछ इतने जबरदस्त उपाय हैं जो लाल किताब जिसके सामने टिक ही नहीं सकती, क्योंकि वैदिक भी हमारे ऋषियों का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मेरी पूरी प्रेडिक्शन, मैंने कम से कम 2 साल मैंने सिर्फ वैदिक के हिसाब से प्रेडिक्शन किया। मैंने लाल किताब बहुत बाद में आकर के सीखी और जन्म लग जाता है। आप जितनी कुंडलियां देखते रहोगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि किसकी उसके व्यक्ति के जीवन पे जो असर हो रहा है वो वैदिक वाला आ रहा है या लाल किताब वाला आ रहा है। कई बार इतना अपोजिट होता है दोनों का योग। अब मेरी कुंडली में जो भी अगर एस्ट्रोलॉजर मेरी कुंडली देखेगा, मैं कई बार ऐसे टाइम पास के लिए कोई नया यूट्यूबर आता है तो मैं उसको 1000-2000 रुपये भेज के मैं कहता हूँ बताना भैया मेरी कुंडली के बारे में, तो मैं उनका भी ज्ञान लेता रहता हूँ कि इन्होंने क्या पढ़ा, इन्होंने कितना रिसर्च किया, तो उनका क्या कहना है। तो सभी की एक ही बात है, भाई शुक्र अगर 8वें घर में आ गया तो पत्नी कड़वे स्वभाव की होगी,
बहुत ज़्यादा बोलेगी। और सच बताऊं, मेरी वाइफ दुनिया के साथ, मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ के जितने भी फ्रेंड्स होंगे सर्कल में, और या उनके सत्संग होते हैं एवरी मंथ, उनके गुरु जी हैं, जो मेरी वाइफ की जो गुरु हैं वो शादी से पहले के बने हुए हैं, तो वो उनके जो गुरु है उनके हर हफ्ते सत्संग होते हैं। तो सारे लोग गैदरिंग करते हैं वहाँ पे, अपने गुरु जी का जो है बहुत बड़ा सत्संग करते हैं। और वहाँ पर जो मैं देखता हूँ तो मेरी वाइफ का ना लोगों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही मीठा। तो दुनिया मेरी वाइफ की तारीफ करती है, बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि इस जैसी जो लड़की इस पूरे पानीपत में है ही नहीं। और जब मैं देखता हूँ, जब हम दोनों सामने आमने आते हैं, तो आठवें घर का प्रभाव वहां पे पूरी रूप से खड़ा होता है। मगर अब वहां पे रीजन क्या है, वहां पर मेरे को आठवें घर का शुक्र का ये एक प्रभाव तो ये आ रहा है, और बाकी जो आध्यात्मिक जो उसके रिजल्ट आते हैं, जो शुभ फल होते हैं, वो सारे के सारे मेरे जीवन में आ रहे हैं। तो अब आप इसको अशुभ कहोगे या शुभ कहोगे, तो यहाँ पर जाकर के हमें यह पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से सच नहीं है। कभी भी आप कुंडली को देख करके ये मत अपने अंदर धारणा बना लो। मेरा अपनी वाइफ के साथ इतना ज्यादा प्यार है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। हमारा रिलेशन कितने कितने उतार चढ़ाव से निकल के आया, वो हम अपने पिछले 8 साल के अंदर हमने वो सारी चीजें देख ली। उसके बाद भी हम दोनों का रिलेशन एक चट्टान मजबूत की तरह खड़ा हुआ है। जबकि इतनी बार ऐसा योग बना है कि आज तो बस हम अलग हो ही जाएंगे, अब तो हम बात करेंगे ही नहीं। ऐसा ऐसा अभी कितनी बार समय आया, फिर मैं उसको कहता हूँ, हेलो, आठवें घर का शुक्र देख ले और अपना 7th हाउस का राहु देख ले। तो हम इन दोनों को बिठा देते हैं, राहु और शुक्र को टेबल पे, तो भाई तुम बैठ में साथ में बैठ के चाय पानी पियो और हमें अपनी बातचीत करने दो। तो फिर हम आधे घंटे में या 2 घंटे में 3 घंटे में उस बात को ऐसे गायब कर देते हैं जैसे हुई नहीं। ये देखो, ये चीज समझ है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट आपके घर में जब आएगा तो आपकी कोई ना कोई बात होगी, और आप इमीडिएटली अपने स्पाउस को बता दो, यही उपाय है इसका। अब ये बोलते हैं कि 800 ग्राम मिश्री जाकर के 40 दिन शिवलिंग पे चढ़ाओ या जल में डाल के आओ, वो उपाय 100% काम करते हैं, मगर वो आपके ऑरा से उसकी जो शुक्र की नेगेटिव एनर्जी है वो उसको तो निकाल देंगे, मगर आपके थॉट को भी वो चेंज करने का काम करेंगे। आपका व्यवहार जो होगा वो आपके स्पाउस के प्रति अच्छा होने लगेगा, यानी कि आप उसकी जो गलती होगी उसको माफ करने लगोगे। क्योंकि आप इस पॉइंट को समझो कि 8वें घर में शुक्र का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान सही होगा और आप उसको कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब बैठा है तो उसी रीजन से ही तो आप दोनों का झगड़ा होता है। तो कोई भी रीजन होता है, 8वें घर का आज बहुत लंबा वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे एक साधक से इसी टॉपिक पर चर्चा चली, तो उनके एक एस्ट्रोलॉजर ने 8वें घर के शुक्र पे बहुत सारी चीजें बताई, और उसमें बहुत हद तक उन्होंने सही भी बताया। मगर यहाँ पे आज हम उसका पूरा डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना % वो सही होता है और किन किन योगों में वो सही नहीं होता। जब शुक्र का मित्र है शनि महाराज। शनि कुंडली में सब कुछ दे देने वाला प्लेनेट है। 11वां घर मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11वें घर में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा हो, या आपकी और जो 12 घर टोटल होते हैं, किसी भी घर में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, उसको 11वें घर में पहुंचाने का कोई भी उपाय, कोई भी साधन हमारे पास नहीं होता है। यानी कि अगर हम किसी को भी सोचे कि किसी प्लेनेट को हम 11वें घर में उपायों से पहुंचा लेंगे तो वो नहीं पहुंच सकते। ये लाल किताब का अटल विधान है, और ये मैंने इसको कम से कम 20 बार मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। मैंने बहुत बड़े बड़े उपाय करके देखे कि किसी प्लेनेट को या उसके रिजल्ट को मैं 11वें भाव तक पहुंचा लूं, पर वो नहीं पहुंचता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मगर शनि जब 11वें घर में बैठा हो और तुला राशि हो, वहां पर शनि तुला राशि में उच्च का होता है, सबसे ज्यादा शुभ अगर शनि कहीं पर होता है तो वो तुला राशि में होता है। ये आपको पता होगा। जब का शनि ही शुभ हो गया तो ये गारंटी देता है शनि, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, आप अपनी कुंडली को चेक करो, अगर आपके 11th हाउस में कहीं पर भी 7 लिखा है और उसमें शनि बैठा है, तो आप ये समझ लो कि एक दिन आपने करोड़पति बनना ही बनना है। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। चाहे कहीं से भी आपके पास पैसा आएगा, आकाश से गिरेगा, धरती फाड़ के निकलेगा, अगर आपके पास पैसा जरूर आएगा। ये हमारा वैदिक भी कहता है, हमारी लाल किताब भी कहती है, केपी भी, जितने भी हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो इस बात को प्रूव करता है। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी कुंडलियां देखी हैं वो हमेशा वहां पर काम करती है। मगर अब ये योग भी कई बार डिले हो जाता है, या इसमें देरी हो जाती है, या कई बार रुक जाता है। वो कैसे रुकता है आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर 11वें घर में इतना अच्छा शनि बैठ गया है,
अब 5वें घर में अगर राहु बैठ जाए तो 5वें घर से दृष्टि कहाँ पड़ गई? शनि के ऊपर पड़ गई। ठीक है, शनि की दृष्टि यहाँ पर, शनि की दृष्टि राहु पर पड़ गई आपकी। और ये जब एक दूसरे को जब डिस्टर्ब करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। जब पंचम घर में राहु बैठेगा तो 11वें घर में केतु ऑटोमेटिक होगा, यानी इस दोनों भावों की एक दूसरे पर दृष्टि जाएगी। मगर यहाँ पर भी मिसकंसेप्ट है, लाल किताब इस दृष्टि को भी नहीं मानती। लाल किताब ये नहीं कहती कि ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, नहीं डालती। तो यहाँ पर आप देखो, जब रिजल्ट मैं देखता हूं यहाँ पर, तो मेरे को भी अपने लाइफ में मैंने जब इसको पूरा एनालिसिस किया तो कभी भी मैंने अपने राहु को शनि से पीड़ित नहीं पाया, बल्कि जब जब मेरी कुंडली में राहु का टाइम आया, जब जब मेरी कुंडली में शनि का टाइम आया, मेरे को उस वक्त पे हमेशा मेरा पैसा खर्च हुआ। पैसा किन चीजों पे खर्च हुआ? भौतिक चीजों पर। यानी कि शनि ने मुझे कुछ ना कुछ लग्जरियस बना के दिया, यानी कि मेरा पैसा कहीं खर्च हो गया, वो गलत जगह पे खर्च नहीं हुआ, यानी वो पैसा मेरा अच्छी जगह पे खर्च हुआ, मेरी ही खुशियों पर खर्च हुआ। परिवार के अंदर मैं कोई अपना बढ़िया फर्नीचर लाना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा हैंडसेट लेना है या घर के लिए अपनी शॉपिंग करनी है, तो पैसा बल्क मात्रा में खर्च करवा देता है। जब ये शनि आपका खराब होगा तो वो पैसा आपका हॉस्पिटल्स में खर्च होगा। मेरा कई बार हॉस्पिटल में भी लगा तो इतना मतलब हुआ कि ऐसा भी कई बार हुआ कि एक बार डॉक्टर ने मेरे को कहा कि भैया आपका 25,000 बिल बना है, मैं ना 50 का बिल बना देता हूँ, तो इंश्योरेंस से आपके 25 फालतू आ जाएंगे। समझ रहे हो बात? कि मेरे बिना बोले ही लोग मेरी सहायता करने लगे। ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं समझ आता था। जब मैं इन अपने रिसर्च को अपने और आगे बढ़ता गया तो मैंने देखा कि धन योग में हमेशा जब धन की बात आती थी, मेरा कोई बिजनेस नहीं, 4 साल से मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं यही सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। मेरे जितने भी साधक हैं वो मेरे को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे ऊपर आंच आने से पहले वो सारे के सारे मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। और ये चीजें कैसे क्रिएट हुई? जब श्री विद्या की साधना करी तो जो नकारात्मक प्रभाव भी थे ग्रहों में, कुंडली के जब नकारात्मक प्रभाव भी जहां पर बैठे थे, वो भी अपने आप शुभ होते चले गए। मगर 5वां घर जहां पर राहु इटसेल्फ बैठा हुआ है, वो वाला भाव हमेशा डिस्टर्ब रहा। क्यों रहा? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 3 साल मैं ये सोचता रहा कि मेरी साधना मेरे ग्रहों को अपने आप संभाल लेगी, अब मुझे उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैंने उपाय बंद कर दिए तो उसने डेंट मारा। किसने? राहु ने मारा। यानी किसको? झगड़े होने लगे, स्पाउस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगी। पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इमीडिएटली जब भी आपको ये समझना है किसी भी प्लैनेट का जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस वक्त पे आपको उसका उपाय करना है। अब 8वें घर में अगर राहु बैठा है तो 8वें घर का उपाय बताते हैं कि आप जाओ मंदिर में 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में दे करके आओ। यानी कि 8वें का एक ही उपाय बताया गया। जितने भी मैंने सुने हैं कि शुक्र की चीजों को जाके मंदिर में दे आओ तो शुक्र आपका दूसरे घर में स्थापित हो जाएगा। मगर आप एक चीज सोचो, जब दूसरे घर में ऑलरेडी बृहस्पति बैठा होगा, उसका दुश्मन बैठा होगा, तो आप शुक्र को दूसरे घर में स्थापित नहीं कर सकते। वहां जाकर के शुक्र आपको 8वें का फल भी देने से जाएगा। 8वें का जो दे रहा है वो भी आपको नहीं देगा। अगर 8वें से छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको वो कर भी रहा है, या अगर खराब होकर के बैठा है, शत्रु घर में बैठा है, कोई मेजर भी प्रॉब्लम दे रहा है, मगर 8वें घर का शुक्र अपने आप में इतना ज्यादा बलवान है, इतना ज्यादा बलवान है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। होल स्पिरिचुअलिटी आपकी 8वें घर पे टिकी है। यही 8वें घर का शुक्र आपको लंबी आयु देता है, स्वस्थ शरीर आपको देता है। यही 8वें घर का शुक्र। लोग सोचते हैं कि 8वें घर का शुक्र वाला व्यक्ति बीमार होता है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स उसको आती है हेल्थ की, मगर जब आपके और प्लैनेट्स अच्छे होंगे तब ये शुक्र आपका और बलवान होता जाएगा। जैसे मेरा भाग्य भाव में उच्च का सूर्य बैठ गया। पूरी कुंडली को जब तक कंसीडर नहीं करोगे तो एक प्लैनेट को अगर जब भी आप अपना माई बाप मान लोगे तो वो आपको ले डूबेगा, आप गलत उपाय कर लोगे। देखो, जब आपका दिमाग सही काम कर रहा है, उच्च का सूर्य है, जब 9वें भाव में आपका सिंह राशि का सूर्य बैठा है और लग्नेश आपका बृहस्पति बैठा हो, तो आप ये समझ लो ये छोटे मोटी चीजें, आप प्रॉब्लम तो आएगी आपको, मगर आप उससे चुटकी बजा के बाहर भी निकलोगे। आपके अंदर भगवान इतनी ताकत आपको देगा कि बड़े से बड़े दुख को सहने की शक्ति आपके अंदर आएगी। आप उस चीजों को झेल पाने के लिए समर्थ होंगे। तो ये प्रारब्ध है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। अगर हमारा कोई प्लैनेट है ऐसा जो हमें नेगेटिव फल दे रहा है, तो वो हमने उस व्यक्ति का पिछला कर्जा देना है।
कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने उसका कुछ बुरा हो गया था, जो आज वो हमारे जीवन में दुख बन करके आया बैठा है। मगर अब उस दुख को क्या दुख बना के ही सारी जीवन दुखी रहोगे क्या? ऐसा नहीं होता। पहली चीज एक्सेप्टेंस है। और जब हम साधक हैं, जब हम ध्यान साधना करते हैं, आज वो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया कि इस मेरी कुंडली वाले लोग जो अपने आप को भगवान मानते, तो भाई मानेंगे हम तो, क्यों नहीं मानेंगे? हम है ही भगवान। जब हम पैदा ही उस अस्तित्व से हुए, उस नेचर से, एक पेड़ से पत्ता पैदा होगा तो वो पत्ता तो तब कहलाएगा जब उससे टूट जाएगा। जब तक वो पेड़ में लगा हुआ है, जब पेड़ में लगा हुआ है तो वो पेड़ ही कहलाएगा ना। उसको आप पेड़ को देखोगे तो आप उसको पत्ता नहीं कहोगे। अब और ब्रह्मांड से जाकर के आप धरती को देखोगे तो उसको पृथ्वी कहोगे आप। उसको पेड़ का भी, वो पेड़ भी नहीं रह गया। अब वो कोई पेड़ नहीं रहा। अब जब आकाश में जाकर के किसी और प्लेनेट से जब आप पृथ्वी को देखोगे तो आप वो 1 2 3 4 पेड़ नहीं बोलोगे, आप वहां से उसको पृथ्वी ही बोलोगे। और ऊपर जाओगे तो वहां से बोलोगे दिस इज यूनिवर्स। अब वहां पे ना पेड़ है ना पृथ्वी है, ना ही वो कोई सूर्यमंडल है, ना ही कोई वो हमारा यूनिवर्स है, वो सोलर सिस्टम है। जब कई सारे सोलर सिस्टम से भी आप परे चले जाओगे तो आप बोलोगे ये तो हमारा वो है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, ना जाने उसको क्या क्या बोलते हैं, फिर कितने सारे नाम है। ब्रह्मांड में जितनी आप ऊपर चले जाओगे, जितनी दूर आप अपने रॉकेट से चले जाओ, वहां से जाकर आप देखोगे तो एक वन प्रकृति है। वहां पे चाहे अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब एक यूनिवर्स का एक पार्ट है। अपने नाम हमने सबके अलग अलग रखे हैं। हमने किसी चीज को नाम दिया है, कोई भाषा, कोई लैंग्वेज, वो सब कुछ हमने ही ला करके दिया। अब ये कहता है कि 8वें घर का जो शुक्र होता है, ये आपके बहुत सारे मल्टी ब्रेकअप्स करा देता है, या बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके बनाता है, तो 100% बनाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? आजकल मेरे को ये बताओ, दुनिया में इतने सारे फॉरेनर्स हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, और वहां पे एक एक लड़का के, एक एक लड़की के 10-10, 5-5 रिलेशनशिप बनते हैं, टूट जाते हैं, फिर ब्रेकअप होता है, फिर शादी होती है। पता चला 40 साल के बाद उन्होंने बेबी किया, और बेबी किया तो फिर डिवोर्स हो गया, फिर एक और शादी हुई। तो ये क्या इन सारी दुनिया के शुक्र खराब है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ शुक्र इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आपके डिवोर्स के लिए, आपके ब्रेकअप्स के लिए 5वां घर और 7वां घर, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। शुक्र को कभी दोषी मत मानो। शुक्र बहुत ज्यादा बेटर प्लेनेट है। हर चीज हमारी जिंदगी में लाता भी वही है। जो आज मैं अपनी जिंदगी में, जो मैं कह रहा हूँ, चाहे कितना भी मैंने अपनी लाइफ में तकलीफें देखी हो, मगर जब मैं कोई संकल्प करता हूँ, जब वो कार्य, जब वो मेरा पूर्ण होता है, तो उसका कारण यही 8वें घर का शुक्र होता है कि इच्छाओं को वो पूर्ण भी कर देता है। और जब शनि बैठा हो इच्छा पूर्ति भाव में, 11वां घर क्या है? इच्छा पूर्ति का भाव है। तो वहां पे प्रबल रूप से बलवान होकर शनि बैठा है, तो यानी कि इच्छाओं को पूर्ण करता है वो। ऐसा नहीं है कि वो इच्छाओं को दमित कर देता है वहां पर। और सारी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 11वें घर का शनि इच्छा पूरी नहीं करता, देर से करता है, धीरे करता है, क्योंकि वहां से बैठकर लगन को देखता है। 11वें घर में बैठ करके पहले हाउस को शनि देखता है। ये 3-4 मैंने आपको अपनी कुंडली के जो प्लैनेट्स बताए हैं, मुझे हर चीज बहुत देर से मिली, पर जो मैंने चाहा अपने जीवन में, भगवान की कृपा से, उस अस्तित्व की कृपा से, भोले बाबा कहता हूं मैं उसको, शून्य कहता हूं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो ऐसे मैं उस परमात्मा को, मैं अपने शास्त्रों से ही मैंने पढ़ा है। मैंने अपने इस कुंडली के हिसाब से नहीं मैंने कह दिया कि हम परमात्मा हैं। आप, मैं, हम सब जितने भी जीव जंतु हैं, हम सब ही ईश्वर के अंश हैं। उस परमात्मा से हम उत्पन्न हुए हैं। अभी हम अगर अपने आप को इंसान मानेंगे तो बिल्कुल हम एक परमात्मा नहीं है, क्योंकि जब तक हम साधना ही नहीं करेंगे, हम उस भीतर से अपने उस द्वार को खोलेंगे ही नहीं, तब तक हम कैसे जान लेंगे कि हम परमात्मा। जिस दिन हम अपने भीतर से उस सत्य को जानते हैं, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हम वननेस हैं, ये पूरी प्रकृति एक है, ये ग्रह घूम रहे हैं, और इसका असर संसार के जीवों पे पड़ता है। हमें सुख भी मिलेगा, हमें दुख भी मिलेगा, मगर ये भाव, सब चीजें ग्रह ही तय करेंगे। ये जरूरी नहीं है आप क्या कर्म करते हो। सुबह उठ करके पहला कर्म आपका क्या है? सबसे पहला आपका कर्म क्या है? अगर आप सुबह उठते साथ, अगर आपने साधना में बैठ गए, समाधि लगा दी, और इतने समय तक आप, जितना समय आपको होता जाएगा ध्यान साधना में, जितना ज्यादा आप अपने ऑरा को और ज्यादा ब्यूटीफुल करते चले जाओगे, जितना ऑरा को ब्यूटीफाई करोगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग आना शुरू करेंगे, अच्छी अच्छी आपकी चीजें आपके साथ होना शुरू करेंगी। कुछ बुरे भी आएंगे, क्योंकि ग्रह बैठे हैं,
कुछ बुरे भी आएंगे, तो आप अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप ये देख लेना कि बहुत जल्दी आप उस दुख से मुक्त हो जाओगे, आप उस चीज से फ्री होकर के आप आगे बढ़ जाओगे। देखो, दुख हमारे जीवन में सिर्फ तब तक है जब तक हमने उस दुख को दुख मान रखा है और उस दुख को हमने पकड़ रखा है। जब जो चीज हमें दुख दे रही हो, हम चाहते हैं, हम किसी चीज से जब हम बहुत प्यार करते हैं ना, वो चीज हमारे जो काम हमारे हिसाब से जो नहीं हो रहा होता, तो फिर हमारा मन दुखी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या है कि बस हार मान लो, प्रकृति के आगे सरेंडर कर दो। तो सरेंडर तो मेडिटेशन की सबसे बड़ी चीज है। अब राहु दुखी क्यों करता है, मैं आपको ये बात बता देता हूं। राहु सरेंडर नहीं करने देता। 5वें घर में जब राहु होगा, वो सरेंडर बहुत लेट करता है, वो सब बर्बाद करके सरेंडर करता है। राहु इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता, और इसीलिए राहु को साधक कहा गया है, राहु को तंत्र मंत्र का एक्सपर्ट कहा गया है, राहु को हर चीज को साधना, मेहनत, तपस्या के द्वारा प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो राहु को कहा गया। जिसका जितना राहु स्ट्रांग होगा, वो व्यक्ति हार नहीं मानेगा। वो जब परमात्मा की तरफ चल पड़ेगा, तो वो परमात्मा को भी पाकर ही छोड़ेगा। ये राहु की सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं। अगर आपने राहु को गलत डायरेक्शन में डाल दिया, अगर आपने राहु को डाल दिया कि मैं तो आज शराब के ठेकों की दुकानें लूंगा, या मैं जितने शहर में लॉटरी के और जुए का काम होगा वो सारा मैं करूंगा, तो वो राहु आपका गलत डायरेक्शन में, वो बिगड़ गया राहु आपका। अगर राहु को आपने परमात्मा में लगा दिया ना, तो यही राहु आपको एक दिन गुरु बना के छोड़ेगा, एक दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन करा के छोड़ेगा। यही राहु की सबसे बड़ी सीक्रेट आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और यही शुक्र की बात है, यही शुक्र है। अगर आप इसको भोग विलासिता का प्लेनेट मानते हो, 101% शुक्र भोग विलासिता का प्लेनेट है। मगर जब आप इसमें बृहस्पति का ज्ञान डाल दोगे, बृहस्पति को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, यानी कि आप गौ माता की सेवा करोगे, अपने गुरु की बात को मानोगे, जितना ज्यादा आप अपने गुरु को फॉलो करते जाओगे, जो भी चीज आपको सिखाती है वो आपका गुरु है। हारे से हारे समय में भी कोई अगर आपको कुछ सिखा रहा है, और अगर आपने उस वक्त में अपने गुरु को सबसे ऊपर मान करके वो कार्य किया, तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। जब भी आपकी कुंडली में ये दोनों आमने सामने अगेंस्ट बैठे हो, तो आप इन चीज को समझ जाओ कि ये दोनों पूरा युद्ध करेंगे आपकी जिंदगी में। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति आपको परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, और शुक्र आपको भौतिकता की तरफ खींचता है। तो जब दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगे, जब दोनों ही अच्छे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति को मर्सिडीज में बैठ के परमात्मा मिलेगा। समझ आ रही है बात को? ऐसे व्यक्ति का बैंक बैलेंस होगा करोड़ों में, विदेशों में जाकर के वो घूमेगा फिरेगा, सारी मस्ती करेगा, वो स्विट्जरलैंड में जाकर के ध्यान करेगा। अभी आपको पता है कोलांतक पीठ वाले गुरुजी हैं, वो पीछे स्विट्जरलैंड में जाकर के वो वीडियो बना रहे थे। तो मेरी तो बहुत समय से तमन्ना है, और बहुत जल्द मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी कंट्री में दिखूंगा, और वहां बैठ करके फिर मैं आपको वीडियो बनाता हुआ दिखाऊंगा। उस दिन मैं बताऊंगा कि मेरे 8वें घर के शुक्र ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया। क्योंकि रीजन क्या है, अब मेरी बात को समझना, जब हम किसी प्लेनेट को खराब मान लेते हैं, तो यानी कि अब आपका वो खराब हो ही गया समझो। मैं अपने राहु को बहुत ज्यादा खराब मानता हूँ शुरू से। एक राहु की एनर्जी है जो, क्योंकि मैं कभी उसको पॉजिटिव देखा ही नहीं, मैंने उसको, क्योंकि मेरे को उसने कभी कुछ होने ही नहीं दिया। मेरा कोई कार्य अच्छा होने लगता था, लास्ट टाइम पे जाके पता चलता था खराब हो। फिर मैं उसकी जब दशा चेक करूं, देखा तो वो राहु चल रहा। राहु कहीं ना कहीं से एक दिन के लिए आया वो काम, फिर मेरे मन में धीरे 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 सबकॉन्शियस में ये बात बैठती चली गई, ये राहु तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन मैंने बैठ करके राहु से बात करी, यानी कि साधना में बैठ करके राहु को, हमारी जो टेक्निक्स है उस तरीके से मैंने राहु को शुभ करना शुरू किया। उसको कैसे करेंगे, जो हमारे जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर हमारे कोर्स में पहले ही दिन से हम जो है बहुत सारी 4-5 ऐसी साधनाएं हैं जो हम पहले ही दिन से, जितने भी साधक आते हैं उनको पहले वही साधना कराते हैं। कि सबसे पहले मैंने कुंडलिनी वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें पहले अचेतन मन को देखना है कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के चल क्या रहा है। अभी रिसेंट में मेरी एक पर्सनल लाइफ में एक घटना घटी, मैं घटना तो यहाँ शेयर नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया, मैं वृंदावन में बैठा था और सुबह 4 बजे मैंने एक दृश्य देखा कि मेरी जिंदगी में एक बहुत क्लोज इंसान था, जिसको मैं अपने हर चीज में अपने साथ रखना चाहता था, अपने यूट्यूब के कार्यों में, अपने बाहर फॉरेन ट्रिप्स में, जहां जहां भी मैं जाना चाहता था,
मैं हमेशा उस व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और सुबह 4 बजे मैं उठा और मैं वृंदावन में था उस वक्त, और मेरे ध्यान में मैंने अचानक देखा कि वो व्यक्ति तो मुझे धोखा दे रहा है, व्यक्ति तो मुझे चीट कर रहा है। अब ध्यान में जब ये चीज आई तो मेरे तो पहले ही मेरे को इंट्यूशंस आ जाते हैं। जब भी कोई चीज घटने वाली होती है मुझे इंट्यूशन पहले ही आ जाती है कि ये अब तैयार हो जा बेटा, तू ये बंदा गया, ये बंदा तुझे धोखा देगा। मैंने इमीडिएटली उस व्यक्ति से बात करी। मैं कहा भाई ये चीज मेरी लाइफ में आई है, तो मैंने चीज देखी है, क्या तू इस काम को अभी तू कैंसिल कर दे, अभी हम ये सब नहीं सोच सकते। वो व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया कि क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। वो उस बात को पकड़ के बैठ गया। वो उस काम के ऊपर इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो चुका था मेरे साथ कि बस उसको वो करना ही था। उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि मैंने उसको वो काम करने से क्यों मना कर दिया, जबकि मैंने देखा कि किसी चीज की वजह से उसकी मेरी दोस्ती खराब हो रही है, हमारा इतने सालों पुराना रिलेशन खराब हो रहा है, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो मेरा जैसे ही मैंने उसको मना किया तो इमीडिएटली जो उसका रिएक्शन आया, मैं उससे कंफर्म हो गया कि जो परमात्मा हमें अंदर से दिखाता है। और वही टाइम हुआ जब 6-7 महीने हुए, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मुझे पता चल गया कि वो जो 4 बजे वृंदावन में घटना घटी थी वो यूं ही नहीं घटी थी। तो ये पावर है हमारी मेडिटेशन की। तो फिर मुझे इस चीज का दुख भी बहुत हुआ कि चाहे जो भी था, अस्तित्व ने मुझे पहले ही उस चीज को भले ही दिखा दिया, मगर राहु पंचम की वजह से हुआ ही। क्योंकि राहु पंचम क्या करता है, हमारी पार्टनरशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है, यानी हमारी दोस्ती को भी तोड़ने का कार्य करता है, हमारे प्रेम संबंधों को भी खराब करता है, हमारे मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट है, हमारी पढ़ाई लिखाई में रुकावट डालता है, हमारे संतान के साथ हमारे झगड़े करवाता है। सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है राहु का, बहुत सारी चीजें वहां से जाकर के देखी जाएंगी। और ऐसे ही शुक्र का काम है, ऐसे ही सूर्य का काम है। सारे प्लैनेट्स को जब तक आप पूरा कंसीडर नहीं करोगे, किसी उपाय के नतीजे पे आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने बहुत गहरी और डीप जानकारी आप लोगों को शेयर करी है। कोशिश करो, मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ अपने रिश्तों में प्रेम नाम का जो रस है ना, प्रेम नाम का शहद डाल दो और अपने स्वार्थों को एक बार उठा करके साइड पर रख दो। जहां बहुत जरूरी है ना, तो वहां एक दूसरे को रिक्वेस्ट करके प्रेम से उस कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करो, तो आपके प्लैनेट अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब जब कुंडली में प्लैनेट्स बहुत ज्यादा खराब हैं, तो आप ये मान के चलना, आप जितना भी दुनिया का अच्छा कर लो, लोग आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए आपको उस बात को मानना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जिसमें आम लगे हुए हैं, और ये आम सबके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तुम तोड़ लो, तुम्हें पत्थर मार के तोड़ने हैं, पत्थर मार के तोड़ लो, सीढ़ी लगा के आराम से चढ़ के तोड़ना है तो भाई आराम से चढ़ के तोड़ो। अपने भाव से सिर्फ गिविंग अपने अंदर ले आओ। जब तुम देने के भाव से जब जीवन को जियोगे, तो जीवन में परमात्मा की ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि जिसका हाथ ऐसे होता है ना, उसको कभी ऐसे नहीं करना पड़ता। वो अपने आप भगवान कोई ना कोई ऐसी चक्री आपकी जिंदगी में चलाएगा कि सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते जाएंगे। अब जिन व्यक्तियों का भी, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मेरा शुक्र 8वें घर में हो या वहां पर आपको खराब फल दे रहा है, मेरे को तो शुक्र ने बहुत अच्छे फल दिए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि 8th हाउस के शुक्र ने मेरे को खराब करे। मेरे को सारी मेडिटेशन में मैंने जो भी अपने जीवन में प्राप्तियां की, वो सारी मेरी 8वें घर के शुक्र ने मेरे को दी। मैं कभी इस घर को खराब नहीं मानता, क्योंकि मैंने साधना के दम पे मान लो, या मैंने अपने जीवन काल में जो गौ सेवा मैं निरंतर करता रहा, जो शुक्र का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, वो मैं 10-15 साल हो गए मैं करता ही आ रहा हूँ। कभी मैं कोई दिन छोड़ता ही नहीं। कभी छूट जाए 1-2-4 दिन तो मेरे दिल में कुछ होता है, भाई आज मेरा ये कार्य कैसे रह गया। तो जब ये चीजें हम सारी रूटीन में करते हैं तो शुक्र अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। शुक्र को अच्छा करने के जितने भी उपाय हैं वो आपको खुद करने पड़ेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनो, बढ़िया अच्छी परफ्यूम लगा के रखो, जो अपने बाल सब अच्छे करके रखो। जितना बढ़िया तुम अच्छा खाना खाओगे, ये नहीं कि ठेले पे जाके कुछ भी खा लिया, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके आप एक रोज अफोर्ड नहीं कर सकते, 5 दिन में जाओ, 10 दिन में जाओ, मगर अपनी इच्छित वस्तु के लिए कर्म करके उसको पूरा करोगे तो शुक्र बलवान होगा। जैसे मान लो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको एक 5,000 रुपए की कोई चीज पसंद आ गई। मैं एक बार थोड़ा एसी कम कर लूँ, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। तो मान लो अगर आपको एक 5,000 रुपए की कोई वस्तु पसंद आ गई, ठीक है, अब आपकी जेब में तो 2,000 है, अब आप 5,000 की चीज कैसे लाओगे? अब वो 2,000 को ना आप कहीं पे बैंक में डाल दो। अब वेट करो कि जब 5,000 पूरे होंगे तब मैं उस चीज को खरीदूंगा। ये नहीं कि अब 1,000 रुपए वाली चीज लेकर के बैठ जाओ।
अगर आपने 1000 वाली चीज खरीदी तो शुक्र गया आपका। यानी कि आपने जब ये बोल दिया कि मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे तो अंगूर खट्टे हैं, तो आप उस चीज को कभी नहीं खरीद पाओगे। हमेशा अपने मन में एक चीज रखो, जो भी खरीदना चाहते हो, कुछ भी चीज आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। सपोज करो आपको एक गाड़ी पसंद है जो 10 लाख की है, कसम खा लो कि लूंगा तो यही लूंगा, उससे पहले मैं बाइक पे चलूंगा, मैं पैदल ही चलूंगा, पर लूंगा वही, उसके अलावा कोई और नहीं। जब ये चीज आपने अपने धार ली तो ये चीज आपके राहु को शुभ करेगी। राहु शुभ होगा तो शुक्र अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। फिर यही एक प्लैनेट है जो ऊर्जा है, राहु यही ऊर्जा है, यही आपका थॉट प्रोसेस है, यही आपका विचार है। जब आप उस चीज के लिए कर्म करना शुरू कर दोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ना हो भले ही मंजूर कर लो, मगर हार नहीं माननी। हार ना मानना ही राहु को स्ट्रांग करना है। और मेरा तो भगवान की दया से पहले ही बहुत स्ट्रांग है। जब टूट जाता हूं तो कई बार बुरी तरह टूट जाता हूं, फिर बुरी तरह बिखर जाता हूं, फिर ये होता है कि बस अब दैट्स ऑल माय लॉर्ड, अब ये मैटर खत्म। तो फिर वो चीज के प्रति पूरी तरह से फिर मैं भोले बाबा को ऐसे कहता हूँ, लो भाई भोले बाबा जो आपने कर दिया बहुत ही बढ़िया कर दिया। फिर वहां पे स्माइल ला के चेहरे पे और अपना गाने लगाओ गाड़ी में और निकल जाओ रोड पे। यानी कि फिर दुखी नहीं होना है। कोई चीज पूरी नहीं हुई तो अगर दुख में चले गए फिर शुक्र खराब। जितना दुखी होगे शुक्र खराब होता जाएगा। खुश होना है दूसरों को देख करके। अगर मान लो कोई आपका जो दोस्त है, अगर आप उससे जेलसी कर रहे हो, ये शुक्र आपका डेड कर देगा बिल्कुल। ये शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ परफ्यूम लगाने से शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैंने आज तक अपने फेस पे क्रीम तक नहीं लगाई। जो भी आता है कहता है भैया अब यार आपकी एज तो 37-8 की होगी, अभी तक आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो है, अलग सी बात है आपके चेहरे में। हर व्यक्ति जो भी मेरे को मिलता है वो मुझे ये बात जरूर बोलता है। ट्रेन में, बस में, फ्लाइट्स में मेरे को लोग मिलते हैं, कहते हैं आपकी एज कितनी होगी, कभी बातचीत हो जाती, क्या करते हो, वो बोलते हैं यार आपके फेस पे एक बात है। वो साधना का तेज होता है। जब हम साधना करते हैं हमारे ऑरा के अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है, अपने आप आती है कि जब सामने भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है ना तो वो झुक कर आपके पांव छू करके आपसे मिलता है। यही साधना की सबसे बड़ी बात है। उसको लगता है कि कुछ आ गया मेरे सामने ऐसा जिसके सामने मैं टिक नहीं सकता। या तो वो अगर वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव है तो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होगी इसकी। आपसे बात करेगा ना, आप नोट करोगे उसकी आंखें अपने आप नीचे होने चली जाएंगी। यही है प्रबल शुक्र। और आपका जब क्रोध भी बढ़ेगा, आपका क्रोध आज्ञा चक्र जब जागृत होगा ना, अगर कोई व्यक्ति सीधी तरह से आपकी बात नहीं मानेगा तो फिर आप उसको दंडित करके भी अपनी बात मनवा लोगे। मगर यहीं पर आकर के एक साधक को समझना है कि अगर कोई भी वस्तु अगर आपके अगेंस्ट हो गई है तो वहां पर उस बटन को बंद कर दो, उस चीज को छोड़ दो। वही आपकी साधना डिस्टर्ब होगी। वहीं पर आकर के जो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ऐसी कुंडली वाले लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, वो भगवान उसका कहने का मतलब है ऐसी कुंडली वाले लोग अपने आप को बहुत घमंडी हो जाते हैं। उनको अभिमान इतना हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं सब कुछ बदल सकता हूं। ये बात सत्य है। एक श्री विद्या साधक में ये अभिमान आना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो जो भी चीज संकल्प करता है वो सिद्ध हो जाती है। तो फिर वो और बड़े बड़े संकल्प करता है, असंभव से असंभव संकल्प करता है। और जब वो कई बार सिद्ध नहीं होते तो फिर उसको आहत लगती है, उसको चोट लगती है मन में। और चोट लगती है तो फिर वो और ज्यादा साधना करता है, फिर वो कार्य और मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी में वो कार्य असंभव होता चला जाता है। ये प्लैनेट्स की चीजें मैं साधना के साथ आपको जोड़ करके इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे साधक हो, आप मेरे स्टूडेंट हो। आप जो गलतियां कभी मेरे कर करके मैं यहां पहुंचा, तो वो गलती अब आप नहीं करो। कोई भी गलती है, जो चीज मैं ऑलरेडी 2-3 बार कर चुका हूं और उसका पूरा रिजल्ट अपनी जिंदगी में ला चुका हूं और देख भी लिया कि उसको फिर छोड़ने के बाद ही सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर अपने आप सब कुछ आपके हिसाब से चलने शुरू हो जाता है। खुशी का मतलब हमें अल्टरनेटली खुश होने से मतलब है हमारी जिंदगी अच्छे से बीत जाए, सब परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, कभी किसी चीज की अभाव ना रहे। असली मकसद तो इतना ही है ना जीवन का। तो उसमें कोई सा भी प्लेनेट है उसको नेगेटिविटी में अपने दिमाग में से फिट मत कर लो कि बस ये तो मेरा खत्म ही है। सोचो कि अच्छा होगा, आने वाला टाइम अच्छा होगा। इस भाव से आप जब रोज अपनी रूटीन से साधना करोगे, सारे प्लैनेट्स के उपाय करते रहोगे, धीरे 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 आपकी वो चीजें अपने आप सिद्धि होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी वीडियो खैर बहुत लंबा हो गया और धीरे धीरे मैं आपको सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देता रहूंगा जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।